हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने न्यूमेरिकल की जो सीरीज स्टार्ट की थी वो 12 क्वेश्चन तक कवर कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 13वें क्वेश्चन पर। दरअसल 13वां क्वेश्चन ना 12वें क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ 12वां क्वेश्चन भी लिखा है और 13वां क्वेश्चन भी लिखा है। क्या कहा उसने 13वें क्वेश्चन में कि मान लीजिए कि अभ्यास 12 में जो 12वां क्वेश्चन है उसी में मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम हैं, उनका साइज बराबर है और इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला, इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले ए से स्पर्श कराया जाता है, फिर गोले बी से स्पर्श कराया जाता है और फिर हटा लिया जाता है। पहले गोले ए से स्पर्श कराएंगे, फिर गोले बी से स्पर्श कराएंगे और फिर हटा लेंगे। हटाने के बाद ए और बी के बीच अब कितना बल लगेगा, ये हमारे से 13वें क्वेश्चन में पूछ रहा है। 12वें क्वेश्चन में हमने निकाला था ए और बी के बीच बल कितना लगता है। ए का आवेश कितना है 6.5, बी का आवेश भी इतना है, इनके बीच की दूरी 50 है। स्थिति वही है, वैल्यू वही है, लेकिन अब की बार एक नया कंसेप्ट दिया। क्या कंसेप्ट दिया कि कोई तीसरा गोला लेकर आए। वो पहले ए से टच कराया, फिर बी से टच कराया और फिर उसको हटा लिया। अब ए और बी को वहीं रख दिया जहां वो पहले रखे थे। उनके बीच लगने वाला बल याद करो। अब देखो डायग्राम में कैसे समझते हैं, परिस्थिति क्या है। कंडीशन कुछ ऐसी है, उसने कहा हमारे पास दो गोले हैं ए और बी। ये गोला ए है, ये गोला बी है। हेलो, ये गोला ए है, ये गोला बी है। 12वें सवाल को अगर ध्यानपूर्वक पढ़ूं तो 12वें सवाल के अनुसार इस पर आवेश क्यू था, इस पर आवेश भी क्यू था। क्यू की वैल्यू कितनी थी? क्यू की वैल्यू थी 6.5 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम, ये लिखा हुआ है। और इसकी भी वैल्यू इतनी थी 6.5 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम। दोनों के आवेश बराबर थे और इनके बीच की जो दूरी दी थी वो दूरी पहले दे कर रखी थी, आर बराबर 50 सेंटीमीटर। आर बराबर 50 सेंटीमीटर। ये पहली परिस्थिति है। इसने क्या कहा, क्या केस बढ़ाया? इसने कहा कि कोई तीसरा अनावेशित गोला, यानी कोई सी गोले की बात कर रहा है, सी गोले की। सी गोले के बारे में क्या खास बात कही? अनावेशित है। अगर कोई गोला अनावेशित है तो सी का फिलहाल जो चार्ज है वो 0 है। सी का जो अब आवेश है वो कितना है? 0। इस सी को पहले ए से टच कराया, फिर बी से टच कराया और फिर हटा लिया। अब ए और बी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इनके बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा, ये बताना है। दोस्त ये कंसेप्ट है, ये न्यूमेरिकल अपने आप में एक पूरा कंसेप्ट है। ये पूरा कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि टच कराने से क्या प्रभाव पड़ता है। इसको बोलते हैं चालन के द्वारा आवेशन। एक तो रगड़ने के कारण आवेशन पढ़ाया था मैंने तुम्हें, रगड़ने से आवेश आता है, उसका नाम घर्षण वैद्युत है। एक ये भी एक तरीका है कि टच कराने से भी आवेश आता है। मान लो कोई स्विच है, प्लग है, उसके अंदर हम तार लगा दे, तार में को चलकर आवेश आता है, हमारे तक पहुंच जाता है। सेम यहाँ पे है। देखो क्या कंसेप्ट है, इसको याद रखेंगे सब बच्चे। ये कंसेप्ट क्या है, मान लो, ये याद रखना सब बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमारे पास कोई दो आवेश है, एक आवेश Q1 और दूसरा आवेश कितना है Q2। अगर हम दोनों को टच करा दें, इन दोनों को क्या करा दे, स्पर्श, तो स्पर्श कराने के बाद इन दोनों पर नए आवेश आएंगे। इसका आवेश अब Q1 नहीं रहेगा, इसका आवेश अब Q2 नहीं रहेगा। स्पर्श कराने के बाद इनके आवेश बदलेंगे और इन दोनों के आवेश बराबर होंगे। Q1 डैश Q2 डैश बराबर होंगे। डैश क्यों कह रहा, क्योंकि पहले तो Q1 था, बदल के Q1 डैश होगा, पहले Q2 था, बदल के Q2 डैश होगा, लेकिन दोनों के आवेश बराबर हो जाएंगे। और कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बटे 2, Q1 प्लस Q2 बटे 2, Q1 प्लस Q2 बटे 2। जब भी दो आवेशित वस्तुओं को आपस में टच कराते हैं तो नया आवेश उन दोनों के आवेशों को जोड़कर 2 से भाग कर दो, यानी उनके आवेश का माध्य निकाल दो। कंसेप्ट समझ में आ रहा? क्या कहा मन ने? अगर मन ने इन दोनों आवेशों को आपस में टच कराया, इन दोनों बॉडी को आपस में टच कराया, इन दोनों चालकों को आपस में टच कराया, तो चालकों पर नया आवेश आएगा। नया आवेश कितना होगा? पहली बात, दोनों पर आवेश अब की बार बराबर आएगा। किससे निकलेगा? दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। ये तो है कंसेप्ट। इस न्यूमेरिकल को करने का ये कंसेप्ट याद रखना, नोट कर लेंगे से एक बार। चलिए अब देखो क्या करते हैं। अब इस कंसेप्ट को अपने उसमें लगाते हैं न्यूमेरिकल में। हेलो, एक बार न्यूमेरिकल का दोबारा देखो क्या मसला था। उसने कहा ए और बी दो आवेश है, एक कोई तीसरा आवेश QC। हेलो, कोई तीसरा आवेश QC पहले ए से टच कराया गया। जब पहली स्थिति क्या है, जब QC को ए से
स्पर्श कराते हैं, स्पर्श कराते हैं, या ये लिखें जब C को A से स्पर्श कराते हैं तो C पर नया आवेश, C पर नया आवेश QC डैश होगा, C पर नया आवेश QC डैश होगा। हेलो, C पर नया आवेश कितना होगा? QC डैश। QC डैश बराबर होगा QA डैश बराबर, दोनों के आवेश बराबर हो जाएंगे जिन दो वस्तुओं को आपस में टच कराएंगे। हमने इसके साथ किसको टच कराया? अब की बार C को। C पर आवेश फिलहाल कितना है? 0। इस पर आवेश कितना है? Q। हेलो, C पर आवेश कितना है? 0। इस पर आवेश कितना है? Q। क्यों कहा C पर आवेश 0? क्योंकि एक अनावेशित वस्तु है। C क्या है? एक अनावेशित। तो जब मैंने पहली बार इसको A से टच कराया तो इन दोनों के आवेश बदलेंगे। Q का आवेश, A का आवेश क्या हो जाएगा? QA डैश, और C का आवेश कितना हो जाएगा? QC डैश। और मान कैसे निकलेगा? इन दोनों को जोड़ के QC प्लस Q बटे 2, Q इसका आवेश प्लस इसका आवेश बटे 2। इसका आवेश कितना है? 0। इसका आवेश कितना है? Q और बटे 2, तो कितना आ गया? Q बटे 2। पहली स्थिति लगाने के बाद जब पहली बार C को इससे टच कराया तो A का नया आवेश आ गया, A का नया आवेश। नई स्थिति अब क्या बनेगी? A पर नया आवेश आ गया, जो A बॉडी थी उस पर अब आवेश आ गया। आवेश जो नया आया वो आया से QA डैश कहेंगे, QA डैश बराबर आ गया Q बटे 2। देखो पहले कितना था Q, अब की बार आ गया Q बटे 2। Q की वैल्यू कितनी है? 6.5 गुणा 10 की घात माइनस 7 बटे 2। ये अब A पर नया आवेश आया कब? जब A को C से स्पर्श करा दिया। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। उसने कहा कि पहले C को A से स्पर्श कराया, अब फिर C को B से स्पर्श कराया। A से स्पर्श कराने के बाद B से स्पर्श कराया, तो जब A से स्पर्श कराएंगे तो C पर इतना आवेश आ जाएगा, और फिर ये आवेश जाकर B से स्पर्श होएगा। तो अब की बार किससे स्पर्श करा रहे हैं? B से। किसको? C डैश को, जो कि परिवर्तित हो चुका है। तो अब क्या है? दूसरा केस क्या है हमारा? जब C को पुनः B से स्पर्श कराते हैं, स्पर्श कराते हैं तो दोनों के आवेश बराबर हो जाते हैं, यानी QB डैश बराबर कितना हो जाएगा? QC डबल डैश। हेलो, QB डैश बराबर QC डबल डैश बराबर कितना? इन दोनों के आवेश को जोड़ो। हेलो, इन दोनों के आवेश को जोड़ो यार। C डैश का आवेश कितना है? Q बटे 2। देखो ये दिखाई दे रहा। तो इन दोनों का आवेश है नहीं Q बटे 2, इसका आवेश कितना है? Q और बटे में 2। भाई जिन दो बॉडी को टच कराते हैं ना, याद कर लो, जिन दो बॉडी को टच कराते हैं उन दोनों के आवेश को जोड़ना पड़ेगा। हमने पहले किससे टच करा? B से, तो B का आवेश कितना है? Q। लेकिन C का आवेश तो बदल चुका। क्यों? क्योंकि C अभी अभी A से टच होकर आया है। स्टार्टिंग वाला C तो 0 था, जब इसको A से टच कराया तो C पर आ गया Q/2, और Q/2 को ले जाकर B से टच करा दिया तो Q/2 प्लस Q बटे 2, तो कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ो, 3Q बटे 2 और बटे 2, तो ये आ गया 3Q बटे 4। तो हमारे B पर जो नया आवेश आया, जो B डैश जो हमारा आया वो आया 3Q बटे 4। बात समझ में आई कैसे अलग रहा? इसकी इसमें इन दोनों के आपस में, तो ऊपर तो हो गया 3Q बटे 2, नीचे आ गया 2, तो 3Q बटे 4। बात क्लियर है क्या? ये थोड़ी बहुत गुणा भाग तो आती होगी तुम्हारे से। ये कितना आ गया? 3Q बटे 4। ये C पर भी 3Q बटे 4 आएगा और B पर भी 3Q बटे 4 आएगा। अब की बार मैं C वाले को काउंट नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे तो A और B के बीच बल निकालना है। मुझे तो ये देखना है कि C के टच कराने से A का नया आवेश कितना हुआ और B का नया आवेश कितना हुआ। तो मैंने A का नया आवेश भी निकाल लिया और B का नया आवेश भी निकाल लिया। इन दोनों के बीच की दूरी मुझे पहले से पता कितनी है? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। तो मुझे ये आवेश ही पता, ये आवेश ही पता, बीच की दूरी पता, तो फॉर्मूला लगा दूंगा F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9। पहला आवेश कितना है? Q बटे 2। दूसरा आवेश कितना है? 3Q बटे 4, और इनके बीच की दूरी कितनी है? R²। पहला आवेश कितना हो गया हमारा? Q बटे 2। दूसरा आवेश कितना हो गया? 3Q बटे 4, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R। ये है बल निकालने का फॉर्मूला, जो कि हम 11वें 12वें और 13वें न्यूमेरिकल में कर चुके। F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9, ये 2 4 दूनी 8, ये बटे में तो 8 आ जाएगा, साथ में क्या चल रहा? R²। ऊपर देखो ये आ जाएगा 3Q²। आगे बढ़ो, 9 गुणा 10 की घात 9, ये संख्या बाहर ले आओ,
9 3 कितने हो जाएंगे 27, ये संख्या बाहर ले आओ, बटे में कितना आ जाएगा 8, अंदर क्या बचेगा q गुणा क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। और दोस्त q की वैल्यू ये रही और r की वैल्यू ये रही, q की वैल्यू भी रख देंगे, r की वैल्यू रख देंगे, हल करेंगे आंसर। एक बार यहाँ तक का नोट कर लेंगे। ठीक है, चलो f बराबर आ गया हमारा 27 गुणा 10 की घात 9 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई q की वैल्यू कितनी थी 6.5 गुणा 10 की घात -7, इसका क्या है वर्ग, बटे में r की वैल्यू कितनी थी 50 सेंटीमीटर, तो 50 को जब सोल्व करा तो 5 गुणा 10 की घात -2, तो ये आ रहेगा 5 गुणा 10 की घात -1 जो पहली बार निकला था, 5 गुणा 10 की घात -1 मीटर, इसका भी स्क्वायर है। तो 27 गुणा 10 की घात 9 बटे में 8, इसको सोल्व करो 6.5 और घात हो जाएगी डबल, डिवाइड बाई 5 का वर्ग कितना होता है 25 गुणा 10 की घात -2। ऊपर की संख्या इकट्ठी करो 27 है, 6.5 है, 6.5 है, बटे में कितना है 8 है, 25 है, और घात में आ जाओ, ऊपर घात कितनी है 9 और घात कितनी है -14, जब नीचे से आएगी तो प्लस के 2, दशमलव हटा लो इन दोनों का, यहाँ पे कितना आएगा 100, 5 से कटो, 5 पंजे 25, 13 पंजे 65, फिर 13 बार कटेगा, ऊपर आ गया 27, 13 और डिवाइड में आ गया 8, मल्टीप्लाई में घात चलेगी, 14 में से गए 5, 5 और 2 कितने हो गए 7, -5 प्लस के 2 डिवाइड बाई ये 100 है ना, 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2, तो ये आ गया हमारा 27 गुणा 169 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 10 की घात -3 बचेगा, 10 की घात -3, ये 2 घात ऊपर से आएगी तो -2, इसकी गुणा कर लेना और मल्टीप्लाई 10 की घात -5 न्यूटन, इतना बल लगेगा। अगर एक किसी वस्तु को अनावेशित वस्तु को टच करा के छोड़ देते हैं तो ये प्रभाव पड़ने वाला है, इस बात को ध्यान रखना। एक बेसिक कंसेप्ट इसमें दिया और कुछ नहीं है, बस केवल क्या है कि जब भी दो वस्तु को टच कराते हैं तो उनका जो नया आवेश होगा वो दोनों के जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, यानी Q1 + Q2 बटे 2। ये था इस सवाल का कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन जो बेस था ना 13वें 12वें जैसा ही क्वेश्चन था, 9 12वें जैसी थी, बस थोड़ा सा मैं बढ़ा के दिया कि स्पर्श कराने का केस इसमें ऐड कर दिया। देखो 14 क्वेश्चन क्या है, उसने कहा क्वेश्चन नंबर 14 में कि ये 2 धातु की प्लेटें हैं, एक पर प्लस का आवेश है और एक पर माइनस का आवेश है। इसमें इसने क्या करा, 3 आवेशित कणों का रास्ता दिखाया है, 3 आवेशित कणों का रास्ता मतलब किस प्रकार से मूव कर रहे हैं हमें। ये A कण है, ये 2 कण है और ये 3 कण है। ये 3 आवेशित कणों का गमन पथ दिखाया है, कहाँ, विद्युत क्षेत्र के अंदर। पूछ क्या रहा हमारे से, उसने पूछा कि इन कणों के आवेश के चिन्ह बताओ। आवेश के चिन्ह। और दूसरा सवाल किया है किसका Q/m का मान अधिक होगा, किसके लिए Q/m का मान अधिक होगा। ये 2 क्वेश्चन हमारे से पूछे हैं, केवल जस्ट थ्योरी है, बेसिक कंसेप्ट है, फंडामेंटल्स है। एक बात दोबारा ध्यानपूर्वक सुनेंगे सब बच्चे, इसको मैं समझाने के लिए यहाँ एक बार 2 मिनट देख लो। हमने कहा था कि जब भी कोई एक प्लस की प्लेट और एक माइनस की प्लेट पास होगी तो प्लस में से बल रेखा निकलेगी और माइनस में प्रवेश करेगी, या यूँ कहूँ कि इसके बीच में एक क्षेत्र पैदा हो जाएगा जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। जिसका नाम क्या है, विद्युत क्षेत्र। यानी एक प्लस की प्लेट और एक माइनस की प्लेट के बीच में एक क्षेत्र अपना आप ही पैदा होता है, उसका नाम है विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र करता क्या है, विद्युत क्षेत्र आवेशों पर बल लगाता है। जब भी कोई आवेश क्षेत्र के अंदर आएगा तो विद्युत क्षेत्र उस पर बल लगाएगा। किस तरह बल लगाता है, प्रकृति वाइज बल लगाता है। क्या प्रकृति है भाई, कि जो प्लस की प्लेट है वो माइनस वाले को अपनी तरफ खींचती है और जो माइनस की प्लेट है वो प्लस वाले को अपनी तरफ खींचती है। ये चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया हुआ है जब विद्युत बल पढ़ाया था कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण का बल लगता है। यानी विपरीत मतलब उल्टा, प्लस की प्लेट किसको खींचेगी, माइनस को, और माइनस की प्लेट किसको खींचेगी, प्लस को। तो पहले क्वेश्चन का जवाब तो यहाँ से आने वाला है। कण नंबर 1 और 2 कौन सी प्लेट की तरफ को मुड़ा,
प्लस की प्लेट की तरफ को। 1 और 2 प्लस की प्लेट की तरफ को कब मुड़ेंगे? जब वे प्रकृति वाइज माइनस के होंगे, क्योंकि प्लस की प्लेट हमेशा किसको खींचती है? माइनस को खींचती है। तो पहला आंसर आ चुका कि कर्ण 1 और 2 तो ऋणात्मक है और कर्ण 3 क्या है? धनात्मक, क्योंकि धनात्मक को ऋणात्मक खींचता है। एकदम क्लियर है ना बात? क्या कहा हमने? कर्ण 1 तथा 2, पहला आंसर क्या है हमारा? कर्ण 1 तथा 2 तो कौन सी प्लेट की तरफ को विक्षेपित हो रहे? प्लस की, तो ऋणात्मक है। जबकि कर्ण 3 धनात्मक प्रकृति का है, क्योंकि धनात्मक प्लेट ऋण कणों को तथा ऋणात्मक प्लेट धन कणों को आकर्षित करेगी। ये पहला आंसर आ चुका कि धनात्मक प्लेट ऋण कणों को आकर्षित करेगी। क्वेश्चन नंबर 14 अपने आप में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ना कि न्यूमेरिकल पोर्शन है, लेकिन थ्योरेटिकल में कंसेप्ट बड़ा ज़बरदस्त है कि एक प्लस की प्लेट माइनस की प्लेट देने से क्या मतलब है। प्लस की प्लेट और माइनस की प्लेट देने से मतलब इतना है कि विद्युत क्षेत्र दिया। इसने कहा 1 2 3 तीनों आवेशित कण है। कॉमन सेंस की बात है यार, जब भी कोई आवेशित कण क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो बल लगना लाजमी है। बल किस तरह लगेगा? अपनी प्रकृति के अनुसार लगेगा। भाई प्लस की प्लेट माइनस वाले को अपनी तरफ खींच लेगी और माइनस की प्लेट प्लस वाले को अपनी तरफ खींच लेगी। तो जो कण प्लस की तरफ को मुड़ गए वे धनावेशित ऋणावेशित, और जो माइनस की तरफ को मुड़ गए वे धनावेशित। एज सिंपल एज, बिल्कुल आसान। नेक्स्ट बात करते हैं Q बटे M का मान किसके लिए अधिक होगा? हेलो, Q बटे M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विस्थापन के। Q बटे M किसके प्रोपोर्शनल होता है? विस्थापन के। यानी विस्थापन समानुपाती होता है Q बटे M। विस्थापन समानुपाती किसका होता है? Q बटे M। अब देखो, जिसका M ज़्यादा होगा, हेलो, जिसका M ज़्यादा होगा उसका ये Q बटे M कम आने वाला है, उसका Q बटे M क्या आने वाला है? कम, तो उसका विस्थापन भी कम होगा। दोबारा समझो, हमें तो पूरे Q बटे M की बात करनी ना। जिसका Q बटे M अधिक होगा, जिसका Q बटे M का मान अधिक होगा, जिसके लिए Q बटे M का मान अधिक होगा उसका विस्थापन भी अधिक होगा, और जिसके लिए Q बटे M का मान कम होगा उसका विस्थापन भी कम होगा। विस्थापन पता क्या? अपने रास्ते से हटना, अपने रास्ते से कितना हट गया उसका नाम है विस्थापन। तो 1 2 3 तीनों कणों को ध्यानपूर्वक देखो। जो कण नंबर 3 है वो ज़्यादा विस्थापित हो रहा, कण नंबर 3 का विस्थापन ज़्यादा आ रहा है। कण नंबर 3 का विस्थापन ज़्यादा आने से क्या मतलब है? कि कण नंबर 3 के लिए Q बटे M का मान अधिक है। जिस भी कण का विस्थापन ज़्यादा होगा उसके लिए Q बटे M का मान ज़्यादा होगा। ये फॉर्मूला कहता है। क्लियरिटी आ रही? कई लोगों के दिमाग में वहम होगा फॉर्मूला कहाँ से लाए सर? निकाल के दिखाता हूँ कहाँ से लाए। विस्थापन के लिए गति की दूसरी समीकरण होती है। गति की दूसरी समीकरण, फॉर्मूले न्यूमेरिकल से हट के बात कर रहा हूँ, बताऊंगा आया कहाँ से वो। वैसे तुम्हें याद ही करना है कि विस्थापन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q बटे M। आया कहाँ से? एक बार से देख लें। गति की दूसरी समीकरण तुमने 10वीं क्लास में या 11वीं क्लास में पढ़ी होगी, 9वीं क्लास में फिजिक्स में। क्या थी? S बराबर ut प्लस 1/2 at²। S माने विस्थापन, U माने प्रारंभिक वेग 0 प्लस 1/2 at²। y बराबर 1/2 a इंटू t²। हेलो, a माने त्वरण। न्यूटन का फॉर्मूला पढ़ा तुमने F बराबर M में। a बराबर होता है 2 F बटे M। तो a के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ? F बटे M। y बराबर 1/2 M, ऐसा कैसे? t² भी ऐसे ही। F की बात करता हूँ। F माने होता है वैद्युत बल, और वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश पर कितना बल लगाता है उसका नाम होता है बराबर Q ही। कोई वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश पर जो बल लगाता है उसका फॉर्मूला है बराबर Q इंटू ई। थ्योरी में पढ़ाया हुआ है। जब वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन दी थी इसी फॉर्मूले से दी थी। कोई वैद्युत क्षेत्र आवेश पर बल लगाता, अभी तो बताया, लेकिन कितनी मात्रा में लगाता उसका फॉर्मूला ये है बराबर Q इंटू ई। तो F का मान यहाँ रख दें कितना? Q इंटू ई। E और T नियतांक है। जो प्लेट मन ने एक बार ले ली, बस ले ली,
जो क्षेत्र एक बार लगा दिया, बार बार नहीं बदल रहा। ई तो नियतांक है और समय भी नियतांक है, तो फिर बचा क्या, Q बटे M। तो Y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, Q बटे M। विस्थापन Q बटे M के समानुपाती आया है। जिसका विस्थापन ज़्यादा उसका Q बटे M ज़्यादा, और जिसका विस्थापन कम उसका Q बटे M कम। इसका मतलब कण को देख लो ध्यानपूर्वक, किसका विस्थापन ज़्यादा है, कण नंबर 3 का विस्थापन ज़्यादा है, वो अपनी जगह ज़्यादा मुड़ा, तो कण नंबर 3 का विस्थापन ज़्यादा है, इसका मतलब Q बटे M का मान कण नंबर 3 के लिए सबसे अधिक होगा। आंसर क्या है, कण नंबर 3 के लिए Q बटे M का मान सबसे अधिक होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसको भी एक बार देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहती है, पढ़ लिया करो किताब में, जिससे तुम्हें पता लगे कि अब मैं क्या करने वाला हूं। एक समान विद्युत क्षेत्र E है, E की वैल्यू दी है। एक बार इसको लिखते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र E, हमको क्या दिया हुआ है भाई, देखो न्यूमेरिकल में, एक समान विद्युत क्षेत्र E 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होता है, और विद्युत क्षेत्र के साथ आई कैप लगाने से पता क्या मतलब है, विद्युत क्षेत्र के साथ आई कैप लगाने से ये मतलब है कि उसकी दिशा दी है कि विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है। कुछ लोग अब भी वहम में होंगे कि आई कैप से कैसे पता लगा से दिशा का। मैंने तुम्हें 11वीं क्लास में बताया भी था, 11वीं क्लास में जब वेक्टर पढ़ाते हैं तो एक्स अक्ष को रिप्रेजेंट करने वाला इकाई सदिश आई कैप होता है, और वाई अक्ष को रिप्रेजेंट करने वाला जे कैप, और जेड अक्ष को रिप्रेजेंट करने वाला के कैप होता है। अगर मैंने कहीं लिखा 3i + 2j + 5k, इसका मतलब पता कि उस वेक्टर का 3 मान तो एक्स अक्ष में है, 2 मान वाई अक्ष में है, और 5 मान जेड अक्ष में है। आई जे के एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा क्षेत्र किस दिशा में है, एक्स अक्ष की दिशा में है। आई कैप से पता लगा। कल को बोर्ड के एग्जाम में या किसी होम एग्जाम में तुम्हें आई कैप की जगह जे कैप देगा, और तुम घर बैठ के कहोगे सर ने तो कराया नहीं था, इसलिए क्लियर करके चल रहा, जे कैप आ गया तो क्षेत्र की दिशा क्या होगी, वाई अक्ष में। और अगर के कैप आ जाता है यहाँ, तो क्षेत्र की दिशा होती है जेड अक्ष में। फिलहाल क्या है, उस कंडीशन की बात करेंगे। अभी फिलहाल है आई कैप, तो इसका मतलब हमारा क्षेत्र किधर है, हेलो बोर्ड पे फोकस करो, हमारा क्षेत्र किधर है, हमारे क्षेत्र की डायरेक्शन है, ये ई की डायरेक्शन है एक्स अक्ष की दिशा में। ई बराबर कितना दिया, 3 × 10⁻³ आई कैप। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग को पार्श्व से जिसका तल इतने तल के समांतर है, विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। देखो सवाल क्या है, उसने हमारे से कहा कि हमारे पास एक वर्ग है, इस वर्ग को किस प्रकार रखा गया, इस वर्ग को इस प्रकार रखा गया कि इस वर्ग का जो तल है ना, ये तल y और z के समांतर है। ये तल कैसा है, y और z के समांतर। अगर ये तल y और z के समांतर हुआ तो क्षेत्रफल वेक्टर किधर जाने वाला है वो देखना है। y और z के समांतर होने का मतलब ये हुआ भाई, यही तो y है दोस्त, इसी का नाम तो y है, तो एक भुजा y अक्ष में रखो, y अक्ष के समांतर हो गया, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर तो इधर को आने वाला है ना। इस तल का क्षेत्रफल वेक्टर किधर को आएगा, इधर को, ए वेक्टर। मैंने तुम्हें बताया था, मान लो कोई पृष्ठ है, पृष्ठ के लंबवत जो वेक्टर होता है इसका नाम होता है क्षेत्रफल वेक्टर। अगर इस पृष्ठ को ऐसा करूं तो क्षेत्रफल वेक्टर यहाँ होगा, अगर इस पृष्ठ को ऐसा करूं तो क्षेत्रफल वेक्टर यहाँ होगा। पृष्ठ को किस प्रकार रख रहे हैं उसका क्षेत्रफल वेक्टर लंबवत होगा। उसने कहा कि हमारा पृष्ठ कैसे है, हमारा पृष्ठ है इस प्रकार कि उसका तल, पृष्ठ का जो तल है वो वाई जेड तल के समांतर है। तो यानी एक भुजा उसकी वाई अक्ष के समांतर होगी, एक भुजा जेड अक्ष के समांतर होगी। तो वाई अक्ष के समांतर होगी तो एक्स अक्ष तो इधर आएगा ना, क्षेत्रफल वेक्टर तो एक्स अक्ष में आएगा, नहीं आएगा। तो क्यों कह रहा मैं क्षेत्रफल वेक्टर की बात, क्योंकि मुझे पता है कि फ्लक्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है EA cos थीटा। वो क्या होता है, EA cos थीटा। जहां E क्या है, विद्युत क्षेत्र, A क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्र का मान, और थीटा उनके बीच का कोण। या इसको शॉर्ट में लिखूं वेक्टर फॉर्म में, E वेक्टर डॉट A वेक्टर, E वेक्टर डॉट A वेक्टर। बात समझ में आ रही है। हमारे E वेक्टर का मान कितना दे रखा, देख के बताओ, 3 × 10⁻³ आई कैप मल्टीप्लाई। सवाल ये उठता था कि क्षेत्रफल वेक्टर का मान कितना होगा। जब तक क्षेत्रफल वेक्टर का मान नहीं आएगा तब तक हमारा फ्लक्स का मान भी नहीं निकलेगा। मुझे ऐसा लग रहा कि तुम पिछड़ गए किस तरह से काम हो रहा है। सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ो, ने कहा फ्लक्स ज्ञात करो।
फ्लक्स ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई वेक्टर की वैल्यू दिशा वाइज दी हुई है, लेकिन क्षेत्रफल वेक्टर कहीं नहीं दिया, तो मुझे जितना वर्क करना था क्षेत्रफल वेक्टर के लिए करना था। क्षेत्रफल वेक्टर का मान निकालने के लिए उन्होंने 10 सेंटीमीटर भुजा दी है। किसी वर्ग की अगर बात करूं, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से वर्ग का क्षेत्रफल तो आ जाएगा। किसी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल बराबर होता है इसकी भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 10 की गुणा करो 100, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 की जगह 100 सेंटीमीटर का मतलब 10 की घात -2 मीटर का स्क्वायर। 100 की जगह 100, 10 की घात कितना? -4 मीटर स्क्वायर। ये 2 घात ऊपर से घट जाएगी, कितना आ जाएगा? 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। बड़ा सिंपल, क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। भुजा दी है 10 सेंटीमीटर, 10 दाम 100 सेंटीमीटर का भी तो स्क्वायर होगा उस्ताद। 100 की जगह 100 सेंटीमीटर मतलब 10 की घात -2 मीटर, लेकिन उसका तो वर्ग लगा हुआ है ना। 10 की घात -2 का वर्ग तो 10 की घात -4 हो गया, लेकिन मीटर का वर्ग कितना होगा? मीटर स्क्वायर। ये 10 की घात -4, ये 10 की घात +2, तो कितना आ जाएगा? 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये ए की वैल्यू आई है, ना कि ए वेक्टर की। तो मुझे ये भी पता करना था ए वेक्टर की दिशा क्या होगी। ए वेक्टर की दिशा एक्स अक्ष में ही होगी, और अगर ए वेक्टर की दिशा एक्स अक्ष में है तो मैं इसके साथ क्या जोड़ सकता हूं? आई कैप। कैसे पता लगा? यहां से पता लगा, जब उसका तल वाई जेड में है तो तल के लंबवत तो एक्स अक्ष होगा ना, क्योंकि तीनों अक्ष क्या होती है? एक दूसरे के लंबवत होती है। अगर प्लेन इनमें है तो फिर उसका वेक्टर एक्स अक्ष में होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और याद रखने के लिए रटने वाले बहुत सारे होते हैं। अगर वाई जेड आ रहा, जो नहीं आ रहा उसको लेके चलो। एक्स तो नहीं आ रहा, एक्स के लिए क्या लेके चलते हैं? आई कैप। बात समझ में आ गई? अब इसको रख देंगे यहाँ पे। मैं लल्लू को कितना आया हमारा? 10 की घात -2 आई कैप। आई की आई में गुणा करेंगे तो 1 आएगा। संख्या की संख्या में गुणा करो, 3 गुणा 10 की घात कितना? 3 -2, देखो घात की घात 3 गुणा 10 30। इसका मात्रक देखो, क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। देखो ये निकाल के लाया था, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो हमारा आ गया फाई का मान। बेहद आसान न्यूमेरिकल, बस जस्ट कंसेप्ट बेस है। हमें क्षेत्र का मान नहीं पता था क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल निकालने में मदद करी उसने। उसने कहा कि इसका जो पृष्ठ है वो वाई जेड तल में है, इसका जो तल है वो वाई जेड तल में है। नोट कर लेंगे इसे। चलिए, इसी न्यूमेरिकल का 15वें न्यूमेरिकल का उसने हमें बी पार्ट भी करने को कहा है। हेलो, बोर्ड पे फोकस करो यार। बी पार्ट में देखो कितना सिंपल कहा। उसने कहा इसी वर्ग से गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना होगा। इसी वर्ग से गुजरने वाले मतलब ए वेक्टर का मान कितना दे रखा हमें, जो मैंने निकाला 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर आई कैप। लेकिन वो पहले केस में था ना, अब की बार क्षेत्रफल वही है और क्षेत्र भी वही है। कितना? 3 गुणा 10 की घात 3 आई कैप। अब की बार क्षेत्र भी वही है और क्षेत्रफल भी वही है, लेकिन बदला क्या? उसने बदला यदि तल का लंब, हेलो, तल का लंब होता है क्षेत्रफल वेक्टर। यदि तल का लंब एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाए। पहले वाली स्थिति को समझो, पहले ई इधर था और ये हमारा पृष्ठ था, तो क्षेत्रफल वेक्टर भी इधर था। अब की बार उन्होंने कहा कि क्षेत्रफल वेक्टर, जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए। और एक्स अक्ष में कोण लग रहा ई वेक्टर, ई भी तो एक्स अक्ष में लग रहा ना, तो ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण कितना दे दिया? 60 डिग्री। ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण कितना दे दिया? 60 डिग्री। बात समझ में आ रही? हम जो फॉर्मूला लगाते हैं फाई निकालने का फॉर्मूला है ई ए कोस थीटा। कुछ लोग कह रहे हैं पहले न्यूमेरिकल में कहा था ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अरे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर को खोल लेंगे तो यही तो आएगा। तुमने 11वीं क्लास में पढ़ा नहीं क्या? ए डॉट बी, 2 वेक्टरों की डॉट गुना क्या होता है? ए बी कोस थीटा। तो 2 वेक्टरों की डॉट गुना क्या होगा? ई ए कोस थीटा। बात समझ में आ रही? तो इसने कहा ई क्या है? क्षेत्र का मान, ए क्या है? क्षेत्रफल का मान, थीटा उनके बीच का कोण। पहले वाले केस में क्या था? क्षेत्रफल भी उधर था जिधर क्षेत्र है, तो उनके बीच का कोण 0 था, तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हमने उसको डायरेक्ट गुणा कर दिया था।
अब की बार उन्होंने कहा कि क्षेत्रफल वेक्टर 60 डिग्री के कोण पर है। देखो तल का लंब कितने कोण पर है, 60 पर है, तो थीटा का मान कितना दे दिया 60। अब के न्यूमेरिकल में चेंज किया है, तो फाई बराबर ई की वैल्यू देख के बताओ, 3 गुणा 10 की घात 3, ए की वैल्यू 10 की घात -2 और कोस थीटा की वैल्यू कितनी 60। 3 गुणा 10 की घात 3 में से 2 गए 1, कोस 60 का मान होता है 1/2, तो ये आ गया हमारा 3/2 गुणा 10, 2 पंजे 10, तो 5 तिया 15 न्यूटन प्रति कूलाम क्षेत्र का मात्रक और मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक। तो ये आ गया हमारा फाई का मान। ये है फाई निकालने का फॉर्मूला है ई ए कोस थीटा। ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल निकालना पड़ेगा। पहले वाले फर्स्ट हाफ पोर्शन में ए का एंगल मुझे निकालना पड़ा और जो बी पोर्शन था उसमें ए का एंगल पहले से गिवन है 60 डिग्री। ये था हमारा 15वां न्यूमेरिकल। इस वीडियो में हमने 13 से लेकर 15 तक न्यूमेरिकल को सोल्व करने का प्रयास किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले अगले न्यूमेरिकल होगी। इस न्यूमेरिकल को ध्यानपूर्वक देखना, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।